गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 7th क्लास हिस्ट्री में हमारा फर्स्ट चैप्टर 1000 वर्षों में हुए परिवर्तन चल रहा है। आज हमारे द्वारा पेज नंबर 7 से अध्ययन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे कि इस टाइम पीरियड में, जिसे हम 700 से 1750 ईस्वी का काल कहेंगे, इस टाइम पीरियड में आपके द्वारा नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के अंतर्गत जो भी परिवर्तन दिखाई दिया था, सामाजिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, उसके बारे में सामान्य जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। एक चित्र भी बना हुआ है बच्चों, यहाँ पर देखोगे आप। इसे हम रहट कहते हैं। रहट एक नया आविष्कार था जो इसी टाइम पीरियड में खोजा गया था या आविष्कारित हुआ था। इसकी सहायता से कृषि क्षेत्र में क्रांति आई थी। कैसे? सिंचाई के लिए कुओं से जो पानी की खिंचाई की जाती थी, खिंचाई से मतलब ऊपर निकाला जाता था पानी, वो रहट की सहायता से निकाला जाने लगा था आसानी से। और भी कई आविष्कार हुए थे जिनके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर हमारे द्वारा इस चैप्टर को नए सामाजिक और राजनीतिक समूह, सभी के जिसके पास किताब है पेज नंबर 7 निकाल लें। यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं, सन 700 से 1750 ईस्वी के बीच में 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन भी हुए थे। इस काल में अलग अलग समय पर नई नई प्रौद्योगिकियों के दर्शन होते हैं। जैसे उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पर, सिंचाई में रहट। देखो, मैंने आपको बोला था एक चित्र बना हुआ है, ये रहट का चित्र है बच्चों। इस रहट की सहायता से कुएं के चारों ओर घुमाकर पानी की ऊपर खींचा जाता था और इससे सिंचाई का कार्य में प्रयोग किया जाता था। सिंचाई में रहट, कताई में चरखे। गांधी जी का चित्र आपको ध्यान हो, गांधी जी को तो वो चरखा चलाते थे। इस चरखे का आविष्कार भी इस टाइम पीरियड में ही किया गया था। युद्ध में आग्नेय शास्त्र, आग्नेय शास्त्र से मतलब जो अग्नि बरसाने वाले अस्त्र शस्त्र हैं, जैसे बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल इसी टाइम पीरियड में किया गया था। इस महाद्वीप में नई नई तरह का खान पान भी आया था, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी। ये सब चीज़ें नई आविष्कार हुई थी। आविष्कार से मतलब दूसरे देशों से भारतीय महाद्वीप में प्रवेश किया था इन चीज़ों ने। कौन कौन सी थी? आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे, ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियों और फसलों उन लोगों के साथ आए थे जो नए विचार भी लेकर इस महाद्वीप में आए थे। जितनी भी ये नई टेक्नोलॉजियाँ आई थी, जितनी भी ये नई क्रॉप्स आई थी, वो सारी उन लोगों के द्वारा लाई गई थी इस उपमहाद्वीप में, भारत उपमहाद्वीप में, जो विदेशी थे और नए नए विचारों के साथ भारत उपमहाद्वीप में आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है। अध्याय 5, 6, 7 में आप इनमें से कुछ के बारे में जान भी जाएंगे। यहाँ बेटा हमारे द्वारा आगे बढ़ा जा रहा है। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं भी करने लग गए थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर हमारे द्वारा नेक्स्ट पेज के अंतर्गत आपके इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा था, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला था। 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण का होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं आते थे, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत होते थे।
कवि और चारण। राजपूतों की आचार संहिता, आचार मतलब उनकी जो क्रिया कार्य प्रणाली थी। आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते रहते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों की कार्य करने वाली जाति। कायस्थ शब्द को अंडरलाइन कर लेना बेटा, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में कल को आ जाए आपके ऑब्जेक्टिव टाइम में। कायस्थ कौन सा वर्ग होता है? जो लिपिक और मुंशी का कार्य करने वाला होता है। आदि समूहों ने भी उठाया था। इस पूरे काल के दौरान बच्चों यहाँ पर आपके पर्यावास का अर्थ दे रखा है, पहले अपन उसका अर्थ पढ़ लेते हैं। इसका पर्यावास का अर्थ होता है किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से होता है। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी, मतलब पर्यावरणीय संसाधनों का प्रयोग हो रहा था और खेती का इलाका भी बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ था। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा था और कुछ वनवासी जमीन की जुताई करने लग गए, कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे थे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए थे। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे। स्थानीय मालिक वर्ग की बेगारी करनी पड़ती थी। बेगारी से मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क करना पड़ता था। बेगार होती है बेटा, किसी का काम करो और बदले में वो तुम्हें कुछ भी नहीं दे, इसे हम बेगारी कहते हैं। परिणाम स्वरूप किसानों के आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लग गए थे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का भी काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों और उपजातियों में बंटने लगे थे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा और नीचा दर्जा भी दिया जाने लगा था। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्य के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव, संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उनके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और दर्जा हो सकता था। यहाँ पर बच्चों आपके साइड में एक कुछ दे रखा है क्वेश्चन मार्क करके। इस अनुभाग में जो प्रौद्योगिकी है, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन वर्णित हैं, उनमें से कौन कौन से परिवर्तन आपकी समझ में आपके शहर और गांव में सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं, उनको भी आपको देखते चले जाना है बच्चों। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम को बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत भी कहा जाता था। ये नोट कर लेना। मतलब जो सदस्यों के व्यवहार का जातियाँ तो बन गई, जैसे व्यापारी वर्ग है, ये वणिक वर्ग है, ये दुकानदारों का वर्ग है, ये सुनार का वर्ग है, ये पुजारियों का वर्ग है। इस तरह के वर्ग जातियाँ बन गई थी और उनको जो अधिकार प्राप्त थे, सत्ता पर जो प्रभाव था उनका, जो संसाधन उन्हें प्राप्त थे, उसके आधार पर उनकी रेस्पेक्ट भी की जाने लगी थी। कभी किसी का महत्व बढ़ जाता था और कभी किसी का महत्व घट जाता था। अब ये जातिगत सदस्यों पर नियंत्रण रखने के लिए जो कार्य किया जाता था वो जाति पंचायत के द्वारा किया जाता था। जाति पंचायत क्या है और ये किस तरह से क्या कार्य करती थी, वो सब आप पढ़ रहे हैं। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए कुछ जातियां स्वयं अपने अपने नियम भी बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांव पर मुखियाओं का शासन होता था। कुल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होते थे। बच्चों,
यहाँ पर हम आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। कल इसके आगे का नेक्स्ट हमारे द्वारा पेज पढ़ा जाएगा। पेज नंबर आपके 8 के बाद 9 पेज नंबर जो है उसका अध्ययन हम करेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।